अस्सलाम वालेकुम। याहिया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद दो ऐसे काम फौरी तौर पर हो गए जिसके लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखे। बाज़ जजेस का सामने खुलेआम और बाज़ का पस पर्दा एहतजाज या उनके एतराज़ात सामने आते रहे। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो वायलेशन हुई थी ऑर्डीनेंस के ज़रिए, और फौरी तौर पर काजी साहब ने दोनों सीनियर जजों की बजाय चौथे नंबर के जज को उसका हिस्सा बना दिया था। उसकी फौरी तौर पर इस्लाह की गई और दोनों सीनियर मोस्ट जजेस जो थे उसका हिस्सा बन गए। दूसरा, फुल कोर्ट मीटिंग जो आज हुई जिसमें मुकदमात की जो पीछे ज़ेर अल्तवा चले आ रहे हैं मोर दैन 59,000, उसके ऊपर बात की गई और किस तरीके से तेज़ रफ्तारी के साथ इन केसेस का मसला हल करना है उसके ऊपर एक जामिया प्रोग्राम जो है वो भी डिस्कस किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक से इस इजलास में शरीक हुए और आज से एक माह के बाद 2 दिसंबर को दोबारा ये फुल कोर्ट मीटिंग होगी जिसमें इस पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया जाएगा और किस तरीके से इस प्रोसेस को स्पीडी बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। दूसरी तरफ 27वीं तरमीम की खबरें आती हैं जिसको आधी से ज़्यादा हुकूमत उसकी इंकारी है और बाज़ उसके जो ज़ोमा हैं वो इसकी तरफ इशारा करते हैं कि हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो ये करनी पड़ेगी। और एक नया बिल लाया जा रहा है जिसमें जजेस की तादाद में इजाफा करने के ऊपर फ़ैसला किया जाएगा। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे इसी मामले में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में सलमान रकम राजा की जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये पहले फरमा दीजिए कि आज आपकी कमेटी का इजलास भी था, आप जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक होने जा रहे हैं। पहले तो इसकी तस्दीक कर दें और दोनों कौन से अरकान होंगे जो सैनेट और कौमी असम्बली से आपकी जमात की नुमाइंदगी करेंगे? जी, हम जुडिशल कमीशन में बिल्कुल शिरकत करेंगे। हमारे मेंबरान कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी नामजद किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए तरीका ये होगा कि जो पार्लिमानी पार्टी है कौमी असम्बली में हमारी और जो पार्लिमानी पार्टी है सेनेट में, वो अपने इजलास मुनक्किद करेंगे और उनकी तरफ से तजावीज़ आएंगी जिनको फिर हम कोर कमेटी और पोलिटिकल कमेटी के सामने रख कर जो भी नाम बनेंगे, वो 2 हों या 4 हों, वो तमाम नाम इमरान खान साहब के पास जाएंगे और उनसे मुशावरत के बाद हतमी तौर पे हम कोई फ़ैसला कर मुतले करेंगे स्पीकर साहब को। अच्छा राजा साहब, जो आपकी जमात के ऊपर आपको खसूसी तौर पर आज दरख्वास्त की हमें कि ज्वाइन करें, थोड़ी सी रोशनी डालिए कि आपकी जमात के हवाले से जो खबरें हैं वो ये लगता है कि पूरी जमात मुंतशिर है। आपके तकरीबन सभी लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, सबकी उंगलियां एक दूसरे की जानिब उठी हुई हैं। ऐसे में बुशरा बीबी की रिहाई होती है और बुशरा बीबी पेशावर में जाके बराजमान है। बुशरा बीबी बाज़ उनके इंटरेक्शन भी सुनने में आ रहा है कि उनकी सियासी लोगों से बात भी हुई है। क्या रोल होगा बुशरा बीबी का, पहले तो इस पर बता दें, फिर मैं पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ आता हूँ। देखिए, ये जो एक बयानिया है कि पार्टी में बहुत इंतशार है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं आज कौमी असम्बली में 2.5 घंटे जो पार्लिमानी पार्टी है PTI की, उसमें शिरकत करके आया हूँ और अब मैं तवात्तुर से ये शिरकत किया करूँगा। इसी तरह सेनेट में जो पार्लिमानी पार्टी है, जो हमारी दीगर तंजीमें हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई इंतशार नहीं है। ये बिल्कुल एक मीडिया क्रिएटेड एक हाइप है। तो ये एक बात तो बिल्कुल जहन में रहे कि देखिए, किसी की गुफ्तगू होती है, कोई एक ट्वीट करता है तो उस पर 4 दिन टीवी पे प्रोग्राम होना शुरू हो जाती हैं और ऐसे लगता है जैसे कोई जंगो जदल है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं होती। कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो, उस पर कोई कदम लिया जाए, उस पर माफ़ी हो जाती है, बात आगे बढ़ जाती है। तो इसलिए ये इंतशार जो है ये बहुत ज़्यादा मीडिया पे है, पार्टी के अंदर इतना नहीं है। जहाँ तक बुशरा क्या बीबी का फवाद ताल्लुक है, चौधरी मैं और नहीं फैसल समझता कि चौधरी, उनका उन दोनों की माफ़ी हो गई? इमरान खान ने दोनों को माफ़ कर दिया? इमरान खान साहब ने मुझसे कहा कि आप इस मामले को देख लें और ठीक है, वो एक बात थी, वो डिसिप्लिन का मामला था, वो आ गई बात। फैसल चौधरी ने एक मैं समझता हूँ ट्वीट भी कर दी है, उससे पहले मुझसे वो आकर भी मिले। तो ठीक है, देखिए इसी तरह मामला हल होने चाहिए ना कि अगर किसी को कोई शिकायत है उस हवाले से एक तादीबी कदम उठना चाहिए, उसके हवाले क्या से फवाद अगर चौधरी को भी माफ़ी माफ़ी आती मिल है, गई या बात नहीं ठीक मिली? हो जाती है। नहीं, फवाद चौधरी साहब का मामला मुख्तलिफ है, वो पार्टी में नहीं है। उनकी अपनी एक सवाबदीद है, वो आगे क्या करना चाहते हैं, क्या उनके मंसूबे हैं, क्या लाया अमल है, वो अपनी जगह है। इसलिए ये कहना कि माफ़ी मिल गई बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। उनको अपने लाया अमल पे गौर करना होगा कि वो आइंदा क्या करना चाहते हैं और उनकी सियासत की डायरेक्शन क्या है, किस समत में वो जा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक है। बुशरा बीबी का रोल क्या है? कोई रोल नहीं है।
देखिए, वो एक घरेलू खातून हैं और वो वही रोल अपनाए रखेंगी। मुझे नहीं नज़र आता कि उनका पार्टी की सियासत में कोई कायदाना रोल होगा। उनसे मशवरा हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टी जो है एक तंजीम के तौर पे चलेगी। इसके अंदर जो इदारे कायम हैं उनको हम मज़ीद मजबूत बनाएंगे। आज मेरी जो शिरकत थी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आगे भी आप देखेंगे कि पार्टी में हम आंगी बढ़ेगी, यगानगत बढ़ेगी, और हमारा जो लाया अमल है, वो चाहे एहतजाजी लाया अमल हो, वो कानूनी हो, वो सियासी हो, हर सतह पे आपको हम आंगी नजर आएगी। एक सवाल आपसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर लूँ, या अफरीदी साहब के ऊपर मेरे ख्याल है किसी भी सियासी जमात को इतराज़ नहीं है, चाहे जो भी तरजीहात थी, लेकिन या साहब के ऊपर इतराज़ किसी को नहीं है। अब एक बहुत बड़ा फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होगा और स्पीकर साहब कह चुके हैं कि जब तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करेगा वो मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिलेंगी। देखिए, आज मैंने कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से कि 12 जुलाई का फैसला है, उसके बाद सितंबर में, फिर अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मज़ीद क्लैरिफिकेशन ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब किसी किस्म का कोई इबाहम बाकी नहीं है। अब भी उनका आगे ना बढ़ना सरासर तौहीन अदालत है। सो अब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथ दे दिया है और हम देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल कराएगी। 26वीं तरमीम के ऊपर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से सुप्रीम कोर्ट में या आप जाना पसंद करेंगे? देखिए, बिल्कुल हम जाएंगे। मुझे इल्म है कि कुछ वकला तंजीमें भी जा रही हैं, दीगर अफराद भी जा रहे हैं, हमारी पटिशन भी जाएगी। हम समझते हैं जिस तरीके से ये तरमीम हुई, जो इसका मतन है, ये आईन पाकिस्तान पर हमला है, अदलिया की आज़ादी पर हमला है। अदलिया की आज़ादी एक बुनियादी अंसर है आईन पाकिस्तान का, जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम मामला हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। बिल्कुल हमारी ये इस्तदा होगी कि इस तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी आइनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे सकती है? ये तो एक हिस्सा है, और दूसरा जो तरीक़ाकार है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का, जिसमें जुडिशल कमीशन में सियासी लोग बैठ के बेंच की तैनाती के हवाले से फ़ैसला करेंगे, क्या वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के असूलों के मुताबिक है या उससे मुतसादिम है? यही हमारी शिकायत है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। चीफ जस्टिस की तैनाती भी हुकूमत वक्त करेगी। 3 सीनियर जजों में से एक को जब चुनने का आप कहते हैं, तो दर हकीकत आप जो आज 7वें 8वें नंबर पे जज साहब हैं, उनको भी कहते हैं कि 1 आध साल में, 1.5 साल में आपने भी 3 में होना है, ताकि तमाम मुती व फरमा बरदार हो जाएं। ये पूरी तरह से मगलूब करने की कोशिश है सुप्रीम कोर्ट को, तो ये बिल्कुल गैर आइनी है। इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तैनातियां हैं, वो एक ऐसा कमीशन करेगा जिसमें बिलउमूम, अगर हमेशा नहीं तो बिलउमूम हुकूमत की अक्सरियत होगी, और वो अपनी अक्सरियत को इस्तेमाल करते हुए अपने मर्जी के जज लगाएंगे। आज राना सनाउल्लाह साहब का बयान मैं कहीं सुन रहा था कि हम मंसूर अली शाह साहब को नहीं लगने देंगे, हम मुनीब अख्तर को नहीं लगने देंगे। तो ये ताकत हुकूमत को दे देना बिल्कुल अदलिया की आज़ादी का, अदलिया के वजूद का मैं समझता हूँ कत्ल है। तो इस हवाले से हमारी सियासी तहरीक, हमारी एहतजाजी तहरीक तो होगी, लेकिन इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, 27वीं तरमीम पे किसी हुकूमती नुमाइंदे ने PTI के किसी रुकन से या आपसे रब्ता कायम किया कि वो क्या होगी, क्या शक्ल है उसकी? नहीं, बाज़ाब्ता तौर पे नहीं रब्ता किया, और अगर रब्ता होगा तो हम समझते हैं 26वीं गलत थी, 27वीं भी गलत होगी। हम इस पार्लिमान के इस्तेहकाक को ही नहीं मानते, और अगर इन्होंने बुनियादी हुकूक में कोई तखफीफ की कोशिश की, मिलिट्री अदालतों के क़याम की कोशिश की आइन के ज़रिए, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हर फर्द को बाहर आना होगा, आपको बाहर आना होगा। देखिए, इसका हदफ कौन होगा? हर वो सहाफ़ी जो तनकीद करना चाहता है पाकिस्तान की सियासत में जो मदाखलत है। कल को कहा जाएगा कि आपने हमारी ताज़ीम पे हमला किया है, और ये ताज़ीम जो है इस पर हमला फ़ौजी अदालत की सवाबदीद में आता है, तो आप, मैं, हम सब फ़ौजी अदालतों के सामने खड़े होंगे। ये मामला सिर्फ PTI का हरगिज़ नहीं है, ये हर पाकिस्तानी के लिए एक तंबीह है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी कौम इस पर खामोश रहेगी।
चाहे वो बलोच हो, वो पख्तूनख्वा के लोग हों, वो सिंधी हों, हम सबको, पंजाबी हों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये हम सब के हुकूक पर एक हमला होगा। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। उमैर नियाज़ी साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ हैं, और लाहौर से जस्टिस शाहिद जमील साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबको खुश आमदीद कहूँगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, राना सनाउल्लाह का बयान जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब साहब को तो बैठना नहीं चाहिए, वो उनको मुतनाज़ा नज़र आते हैं, और याहिया अफरीदी साहब, उनको होना नहीं चाहिए, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो उसकी कमीशन को हेड नहीं कर रहे होंगे। तीनों को निकाल दें, जो कंसेप्ट आपने दिया है सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हेड करेंगे, तो आप तो एक नए फसाद की बुनियाद रख रहे हैं ये बात कह के। देखिए, जहाँ तक राना साहब की बात का है जिक्र, कि उन्होंने जो ये बात की है वो उन्होंने मेरे ख्याल से अपनी एक पर्सनल राय दी है। हमारी गवर्नमेंट की या हमारे कानूनी जो मुशीरान हैं, उनकी तरफ से अभी कोई हुकूमती मौक़िफ़ कि कौन होगा कौन नहीं होगा, वो भी वक्त आने पर सामने आएगा। जहाँ तक सीनियर मोस्ट और जो सारी बात किया जिस तरह कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि सारे ही जजेस जितने भी हैं काबिल एहतराम हैं, और जो भी एज़ पर प्रोसेस रूल्स के मुताबिक हमारी जो कमेटी है वो बेंच का जो फ़ैसला करेगी कौन सीनियर मोस्ट होंगे। जो ज़ाहिर आइनी तरमीम का मॉडल है, ज़ाहिर है उसमें से बाहर तो नहीं निकला जा सकता, उसी के बीच में ही रह के काम करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से वो जो मज़ीद क्लैरिटी है जब ये कमेटी की मीटिंग्स होंगी इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएगी। और जहाँ तक सीनियर मोस्ट जजेस का आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें वही स्कीम फॉलो करनी पड़ेगी जो तरमीम का हिस्सा है, उस स्कीम से बाहर नहीं निकला उस जा स्कीम के सकता। मुताबिक तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस तो मुनीब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को हेड करते हमें नजर आएंगे, क्योंकि देखिए, दोनों सीनियर मोस्ट हैं। अब जस्टिस याहिया से ज़्यादा सीनियरिटी में ऊपर है। जी हाँ, वो अब स्कीम तो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ यूँ ही कहती है, तो उसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता। मजीद जो इसके ऊपर गुफ्तगू मुझे लगता है है या 26वीं तरमीम पास करते हुए आप लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि हम तीसरे नंबर वाले को लगाएंगे तो पहले 2 इस्तीफ़ा दे जाएंगे। उन्होंने अक्लमंदी ये की है, वो वहीं बैठे हुए हैं, इंसाफ करके जाएंगे वो। देखिए वो मैं तो समझता हूँ कि सारे जितने भी जज साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जिस तरह शाह साहब हैं, मुनीब साहब हैं, हमें उनसे पूरी तवक्को है कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे और इंसाफ ही करेंगे। उनके किए हुए चाहे फैसले पे अमल भी करेंगे। यकीनी तौर पे गवर्नमेंट जो है उनके किए हुए फैसलों से लेकिन किस तरह मखसूस बाहर नशिस्तों के निकल ऊपर तो आप सकती बैठे है। हुए हैं ना अभी तक। देखिए उस पर तो ज़ाहिर है एक उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक समझ लें कि एक बहुत बड़ा सवाल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खड़ा किया है, और स्पीकर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पाबंद हैं कानून के मुताबिक। तो अब उस तरफ देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्शन, क्या लायामल आता है, उसके बाद देखते हैं। जस्टिस शाहिद जमील साहब, जो इस वक्त की पोजीशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो आपने भी उसकी देख लिया, उस सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जाएगा, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या रंग लाता है। लेकिन ये जो बयान राना साहब का था, इससे तो एक बहस ये छिड़ जाती है कि क्या दोनों सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, हुकूमत ये चाहती है कि वो उन बेंचेस का हिस्सा ही ना हो। क्या ये मुमकिन है कि इस ख्वाहिश का इजहार किया जाए कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हिस्सा ना हो? दोनों सीनियरिटी में सबसे ऊपर है। मेरा ख्याल है आपने इससे पहले खुद ही कमेंट कर दिया है और बड़ा अप्रोप्रिएट कमेंट है। मैं इसमें ऐड करूंगा लीगल पर्सपेक्टिव से कि आप अगर किसी जज को डाउट करते हैं तो दैट इज़ इन इटसेल्फ अ कंटेम्प्ट। तो आप का ये कहना कि ये कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, इनको इसमें बैठना नहीं चाहिए, तो आपके ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल केस सिर्फ वही होंगे जिसमें आइंदा और हमेशा के लिए आपकी गवर्नमेंट तो 4 साल बाद चली जाएगी, कि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द कंट्री हो सके। और अगर आप ऐसी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं तो आप अपने उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो आप पे एलिगेशन है कि आपने ये प्री मोटिवेटेड लेजिस्लेशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की है, और 25 को एक डेडलाइन बना के आपने जो हैप हैज़र्ड अमेंडमेंट्स किए हैं जो अब आपको खुद नहीं समझ आ रही कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा पॉलिटिशियंस को मोहतात होना चाहिए। जब ये जुडिशरी की बात आती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप उनको उनके रोल को डिस्कस कर, इवन आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी।
मिनिस्टर उमैर साहब, कानून साजी और आइन दोनों के खिलवाड़ नहीं बनाना चाहिए कि वो जो दिल आता है हर रोज़ हम एक नया कानून बना लें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, हम लोगों ने वाह भी कर दी, फिर उसके ऊपर ऑर्डिनेंस लिया है। अभी सुनने में आ रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को रिवाइज़ करके एक नया लॉ बनाने की भी तैयारी है। जजेस की तादाद में भी इजाफा होना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज में शायद आपको वैसे ही उसकी ज़रूरत भी पड़े। तो इन दोनों के ऊपर क्या कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होनी चाहिए? इजलास के अंदर बहस हो, कौम सुने भी, एक रायामा हमवार हो, फिर फैसला किया जाए। अच्छा, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की आप बात कर रहे हैं ना, अब कल्चर ही नहीं रहा। आपने खुद आइनी तरमीम के तनाजुर में देख लिया। चले हमारे जो लाख एतराज़ात हो गए, ड्राफ्ट किस वक्त सामने आया? ड्राफ्ट ही किसी के पास नहीं था। अल्टीमेटली जाते जाते एंड पे जाके जो है ना चीज़ें सारी सरफेस की। और अभी भी जिस आप लेजिस्लेशन का हवाला दे रहे हैं, ये जुमे या जुमेरात को लाना चाह रहे हैं और फिर उसी तरह से करना चाह रहे हैं। देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर किस लिए लाए थे? मकसद क्या था कि जी हम जी डेमोक्रेसी ला रहे हैं जुडिशरी में, ठीक है, कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए कि सारा कंट्रोल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास हो। मगर जब इन्हें सूट नहीं किया तो इन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसी इख्तियार को डाइल्यूट किया और थर्ड ऑप्शन रख दी सीजेपी के हाथ में, ताकि उसकी बिल्कुल नफ़ी हो जाए। और अब जब आपने देखा कि वो ऑर्डिनेंस एक किस्म का इनफेक्टिव हो गया कि आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फ़ौरन सीनियर मोस्ट पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, तो अब जो प्रपोजल चल रही है कि नहीं 3 नहीं, इसको 5 कर दिया जाए। तो मतलब अब आप कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को अमेंड ये करेंगे तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस की बजाय उसको 5 सीनियर मोस्ट जजेस कर देंगे। 5 पे करने चाह, तो मतलब ये भी तजवीज़ है, अभी हुआ नहीं है। जो सुनने में भी आ रहा है कि थर्सडे या फ्राइडे को ये फ्राइडे का मैंने भी सुना है कि शायद फ्राइडे को बिल आ रहे हैं। 2 हिस्से होंगे, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को चेंज करेंगे और एक जजेस की तादाद बढ़ाएंगे। हाँ जी। अच्छा, और दूसरा देखें ना, जजेस की तादाद इतना आसान काम नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर पे देखें, ये एक बड़ा ही डिफरेंट फील्ड है। बहुत सारे अच्छे वकील होते हैं जो जज बनते हैं, एज ए जज परफॉर्म ही नहीं कर सकते। जज एक आपका बनता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आप जब इस तरह बल्क में जजेस अपॉइंट कर देंगे तो आपकी जुडिशरी का कॉम्प्लेक्शन ही बदल जाएगा। अगर ये 3 से 5 करते हैं तादाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, तो चौथे नंबर पर अमीनुद्दीन साहब हैं। हाँ, और 5वें पे आई थिंक मंदोखेल साहब। मंदोखेल, हाँ जी। तो फिर ये 5 का हो जाएगा। बिल्कुल 5 का। मोहसिन साहब, 3 सीनियर मोस्ट काफ़ी नहीं? देखिए, अभी तो लॉ बनाया आपने, अभी उसकी एक दफ़ा टांग तोड़ी आपने ऑर्डिनेंस के ज़रिए, अब दूसरी टांग तोड़ेंगे दूसरे एक्ट के ज़रिए। जहाँ तक जजेस की तादाद का सवाल है और सीनियर मोस्ट जजेस की जो है इसके कॉम्पोजिशन जो है वो कमेटी में उसका सवाल है, उसमें एक चीज़ जो सबसे अहम मैं देखता हूँ, देखिए तादाद जो है ना उसको तो आप लिंक करें वॉल्यूम के साथ कि आपका वॉल्यूम क्या है सुप्रीम कोर्ट में, पेंडेंसी का वॉल्यूम क्या। आज भी बड़ी अच्छी बात देख रहा था आफरीदी साहब ने, काफ़ी केसेस सुने और कम टाइम में उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोसीडिंग्स भी चलाई। सारे जजेस कोशिश यही करते हैं और करते भी आएंगे। 59,000 केसेस हैं, ये तो नहीं, एक लाखों तो नहीं है। अगर महीना 2 महीने लगाएं तो ये आधे हो जाएंगे। देखिए, बस वही बात है ना, हमारी भी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट चाहती है कि देखिए इंसाफ जो है मिलना आईनी दस्तूरी हक है किसी भी पाकिस्तानी शहरी का, और अगर उसको जजेस ज़्यादा मिल जाए, मैं तो कहता हूँ जजेस की तादाद पाकिस्तान की आवाम देखें आप 18 से हम शुरू, 25-26 पे हम पहुँचे में आवाम की तादाद का, उसी हिसाब से आपकी लोअर जुडिशरी में भी, अपर में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, हर जगह पे जजेस की जो तादाद है उसको तो बढ़ना चाहिए, मेरी अपनी सर। लेकिन वो तो जजेस की तादाद बढ़ा लें आप, मैं उस पर कोई इतराज़ नहीं कर रहा आपसे, लेकिन मेरा तो वो जो आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके ऊपर सवाल था कि हर एक नई ख्वाहिश के साथ आप नया एक्ट बना दें, तो ये तो खिलवाड़ है ना कानून आइन के साथ। पहले आपने 3 सीनियर मोस्ट बनाए, फिर आपने कहा नहीं, अब उस तीनों में मुनीब भी आ रहे हैं और मंसूर भी आ रहे हैं। अब चीफ जस्टिस को मौका दे दें कि वो किसी को नॉमिनेट कर लें। उन्होंने अमीनुद्दीन साहब को नामजद कर दिया, अब इस तरीके से तो नहीं चलेगा ना काम। भले चाहे जहाँ पे बाकी मामलात अपनी जगह पर, लेकिन जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि जहाँ तक कानून साजी का सवाल उठता है वो तो पार्लियामान जो है वो कर सकता है। ठीक है, वो अच्छी कानून साजी हो, किसी को उस पर एतराज़ हो, किसी को उससे इख्तलाफ हो, कोई उसकी राय को उसके लिए राय रखता हो, उसके हक़ में हो, तो ये तो एक मुख्तलिफ सिचुएशन है। लेकिन कानून साजी तो प्योरली पार्लियामेंट का इख्तियार है और वो कानून साजी कर सकता है, और कानून साजी पे उसको रोकना आईनी और दस्तूरी तौर पर दोनों जगह कहीं भी अब आप कानून की मार दे रहे हैं हमें। मैंने आपको जवाब वही दिया है। जैसे शायद जमील साहब, जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के साथ जो कुछ किया जा रहा है, ये बहुत ही एक नॉन सीरियस अप्रोच है कि वो जैसे बंदे का रोज़ एक ही चीज़ खाने को दिल नहीं करता, इनका रोज़ एक जज की शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता, हर रोज़ एक नया कानून बना देते हैं। तो ये तरीकाकार क्या मुनासिब है? कानून और आइन के साथ ये कुछ ही करना चाहिए। मैं इसके लिए नदीम साहब ऑलरेडी वर्ड यूज़ करता रहूँ कि ये फायर फाइटिंग कर रहे हैं।
और इनको समझ नहीं आ रही है, वो एक तरफ से आग बुझाते हैं तो दूसरी तरफ से निकल आती है, और इनको ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने कौन सी लेजिस्लेशन से क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। पहले मैं रांझा साहब की इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि एक हाइप क्रिएट कर दी गई है, एक पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया गया कि हाँ पार्लियामेंट जो है वो कोई भी लेजिस्लेशन कर सकती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में और सब कॉन्टिनेंट की जो पार्लियामेंट्स हैं जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की खुद से क्रिएशन होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उनको लेजिस्लेशन की पावर देता है विद इन द कंटूर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये ट्राइकॉटमी में बेसिक स्ट्रक्चर है। आप कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं कर सकते जिससे आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डिस्टर्ब करें। ये मैं सिर्फ लीगल बात नहीं कर रहा हूँ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ट्राइकॉटमी जो कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, बेसिक डेमोक्रेसीज़ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस क्रिएट करते हैं। सो ये कहना कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है और ये कहना कि हमने जजेस के हाथ से ताकत लेके तो 20 करोड़ आवाम को दे दी है, प्लीज़ लोगों को उस ठीक बात बताएं, उनकी सही एजुकेशन करें। आप हर चीज़ को सियासी ना बनाएं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप जुडिशरी के रोल को पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं कर सकते। आपने इसको मजाक बना दिया है, आप हर जजेस का नाम लेके उनको डिस्कस कर रहे हैं और आप ऐसी ऐसी लेजिस्लेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो नदीम साहब आपने क्वेश्चन पूछा है, ये मैं तो इसकी कॉम्पिटेंस मेरे ये कन्विक्टेड क्या कहते हैं कन्विक्शन है कि द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द पावर टू रेगुलेट प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर ये आप करेंगे तो फिर तो आप उनको कहेंगे कि जी आप 11 बजे की बजाय 12 बजे चाय पियेंगे, 5 बजे से पहले कोई जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल नहीं सकता, सुबह 7 बजे आपको आके बैठना पड़ेगा। दे कैन नॉट रेगुलेट courts, the legislature cannot. Legislature yes can confer the jurisdiction, वो आपको jurisdiction देता है, पार देता है। once that is given फिर आपका रोल ख़त्म हो जाता है, फिर उन्होंने खुद अपने आप को रेगुलेट करना है। अब ये जो ये काम कर रहे हैं, एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें, इसके ऊपर और बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त एक बहुत ही तामीरी रोल मैं कहूँगा कि उन्होंने अदा किया, इंगेज किया उन्होंने सियासी क़ुव्वतों को, और जो इब्तदाई तौर पर मसवदा मीडिया वालों को मिला था उसके अंदर तो आर्टिकल 8 बुनियादी हकूक़, मिलिट्री कोर्स और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने डाल दिया हुआ था। सारी चीज़ें वो जो ड्राफ्ट इब्तदाई तौर पर हुकूमती ड्राफ्ट था, वो PMLN का ड्राफ्ट था जो लीक हुआ था, वो सारी चीज़ें उसमें से हटा के जिसको बाद में मौलाना ने अपने अल्फाज के अंदर कहा कि काला नाग था जिसके दांत तोड़ दिए हमने। लेकिन आज 27वीं तरमीम के ऊपर एक उनकी स्टेटमेंट हमारे सामने आई है जो पहले से ज़्यादा तगड़ी स्टेटमेंट है। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखो और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए। तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा, और फिर अपना हट देख लो कि तुम्हारा क्या हट किया जाए। इस तरह भी आसान नहीं है कि आप आराम से कोई तरमीम लाएंगे और हम चूड़ियां पहनकर घरों में औरतों की तरह बैठे रहेंगे। कोई न सोचे कि जिन चीजों को हमने मुस्तरद किया और 26वीं तरमीम से निकाला, उसे दोबारा किसी तरमीम के जरिए से असेंबली में लाया जाएगा और लोटों के वोटों से पास करोगे और फिर वो चलने देंगे हम। लोटों के वोटों से पास होने वाली तरमीम कौम को काबिल कबूल नहीं होती। और मैं साहब जो एक हिस्सा सबसे थॉर्नी था ना उस वाली प्रपोज ड्राफ्ट के अंदर, पता नहीं 27वीं आती है या नहीं आती है मुझे पता नहीं है, सिर्फ अभी मार्केट के अंदर वो गॉसिप चलना शुरू हो गई। वो फंडामेंटल राइट्स को छेड़ने से मुतल्लिक था। लगता ये था कि आपके 9 मई के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में खुलेंगे, हट गया उसमें से। अब अगर 27वीं में वो चीज़ें डलती हैं तो आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? आपकी तो पार्टी के लोटों ने उसको पास करवाने में मदद करवाई है पहले। अच्छा ये देखें ना, इसमें जैसा मौलाना साहब भी जिसका जिक्र कर रहे थे, ये और लोटों का जिक्र कर रहे हैं, वो तो लोटे हो ही हो गए। अगर इस तरह की होती है तो देखें मौलाना साहब को भी इतनी विजिबिलिटी है कि ये
घड़ी की सुई है कि घूम के और जमातों पे भी आनी है। तो इसी वजह से आज वो ओपनली इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो इसको पास कराने के लिए बज़ाहिर ये नज़र आता है कि मौलाना साहब साथ नहीं होंगे। अगर वो साथ नहीं होते तो उनमें से, उनकी पार्टी में से एक दो ही टूटेंगे, तो बाकी उन्होंने किधर से पूरे करने आपकी हैं? जमात से तो इधर से पूरे करते हैं। तो वो फिर देखें, एक आइनी तरमीम जो खालिसतन लोटों के ज़रिए आएगी, वो कैसी आइनी पहले भी तरमीम ऐसी हो? आई है ना, बिल्कुल, उन्होंने पहले भी ऐसी है। नोटिफाई किया ही नहीं आपके वो 41 मेंबर्स हाँ को, सुप्रीम जी, कोर्ट का फैसला बिल्कुल। था और वो बवक्त ज़रूरत उनके काम आते रहेंगे काम उनके। आते रहे। मगर अब तो ये है, बाकी वाले तो नोटिफाइड हैं, तो उनको किस तरह यूटिलाइज करेंगे? वो इतने और बल्कि पूरा 41 मेंबर्स को और तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, 10 12 15 जब जरूरत पड़ेगी उसमें से तोड़ लेंगे। मौलाना साहब जिस तरह रेजिस्ट कर रहे हैं, तो हमारी भी पार्टी इंशाल्लाह ताला इसी तरह रेजिस्ट करेगी। अरे और अपने कहाँ बंदों रेजिस्ट को करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। फैसल वाडा ने उस दिन जो बोला, आपने शो कॉज नोटिस भी जारी किया हुआ है, इवन कुरैशी साहब को, जैन कुरैशी को किया हुआ है आपने। 5-6 बंदे तो आपके रिजर्व में बैठे हुए थे जिनकी जरूरत ही नहीं पड़ी वोट अच्छा डालने की। देखिए, इस तरह अभी हम कह सकते हैं रिजर्व, मगर जब तक देखें ना सॉलिड कोई शवायद ना हो। देखें, पॉलिटिकली आपने उन लोगों को भी साथ लेके चलना है। या तो पार्टी पहले 3 दिन में डिसाइड कर लेती और अपना स्पीकर को जमा करा देती कि जी ये लोटे थे, और डी सीट करा देती। तब पहले 3 दिन फैसला नहीं किया। अब शो कॉज नोटिस है, अब उनको प्रॉपर हियरिंग दें। हर किसी की एक कहानी है, उसको सुने और जो कमी बेशी है उस पर पूरा होने की कोशिश करे पार्टी। देखें, इस वक्त लोगों को निकालने से ज़्यादा अहम क्या है कि अगर कोई आइनी तरमीम आ रही है उसका रास्ता रोका जाए। अगर कोई आपका कमज़ोर बंदा था भी, उसको मजबूत करें और हर तरह से मजबूत करें। रांझा साहब, क्या आप लोगों ने माजी जो कुछ बीता आपके ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी और नून लीग के ऊपर भी मुशर्रफ दौर में, तो उससे सबक सीख के आपको दोबारा लोटा क्रेसी की तरफ जाना चाहिए था या आपको इससे गुरेज करना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक पार्टी से डिफेक्ट करने का सवाल उठता है, बुनियादी तौर पे ये जो फॉल्ट है ये तो लायक करता है इनके अपने पार्लिमानी बोर्ड में। जब ये टिकट्स दे रहे होते हैं तो ऐसे लोगों को टिकट्स देने से पहले थोड़ा प्रोब कर लेना चाहिए। पिछली दफ़ा भी इनके कई ऐसे एमएनएस थे जो पैसे लेके, जिन्होंने जिनके मामला सुनने में आते थे और इनके अपने बंदों के अगेंस्ट भी इस तरह की चीज़ें नोट होती थी। पिछले से क्या मुराद है, किन को कह रहे हैं पैसे लिए? वो जो सिंध हाउस में बैठे हुए थे उन्होंने पैसे लिए थे? मतलब मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसके अलावा भी, उससे पहले भी कई एपिसोड ऐसे हुए। क्या जो सिंध हाउस में थे वो पैसे लेके गए थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं तो फिर आपने इशारा किस तरफ उन किया? लोगों ने, कुछ लोग ऐसे थे इनके, मैं नाम नहीं लेता, खैर छोड़ें, क्योंकि बगैर सबूत के मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन बिहाइंड द सीन्स चीज़ें चल रही होती थी, ये तोड़ फोड़ कर रहे होते थे। हमारे बंदों के साथ भी इनके लोग कोशिश करते थे राब्ते करने के, और उस वक़्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो बड़ी इनकी हाज़िरियाँ लगवाना, सारा काम करना उसमें माहिर थे। लेकिन मैं हाज़िरियाँ नहीं लगवाता मेरा नहीं जाता ख्याल, क्योंकि मैं आपकी बात से 100% अदम इत्तेफाक है मुझे। इस वक्त मैं ऐवान में नहीं हूँ, तो खैर मैं इस अमल से बाहर हूँ, तो मेरे इल्म में नहीं है। आपकी हाज़िरी की अभी नौबत नहीं है। मेरी नौबत नहीं है, लेकिन मेरा ज़्यादा ख्याल है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का सवाल उठता है कि ये इनके लोगों के वोट्स लिए जाएँ, मेरा ख्याल है कोशिश हमारी पार्टी की हमेशा से ये रहेगी कि इस अमल में जितनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है उसको सामने लेके चला जाए। कोई इस तरह का एंगल जिस तरह मौलाना साहब फरमा रहे हैं या कोई इस तरह की सूरत है, मौलाना साहब हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जोश ख़ुताबत में जब कहते हैं, बात करते हैं, फिर रास्ता भी खुद ही निकाल देते हैं। ये उसमें और बहुत अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने इस पूरी तरमीम में। मैं उनका मदाह हूँ, पहले भी था, खैर अब तो मज़ीद भी हो गया कि किस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज अच्छे तरीके से किया। और हर आखिर में तहरीक इंसाफ वाले जो है, इनको भी अच्छी बात है कि इनमें भी सियासी वसअत इस तरह की पैदा हुई कि अगर किसी ने कुछ थोड़ा बहुत भला किया है तो उसको उसका क्रेडिट। मौलाना की इमामत में नमाजें पढ़ी हैं, नमाजें पढ़ी। जैसे शायद जमील साहब, जो आइनी तरमीम है उसकी एक अपनी सैंक्टिटी है, उसको बंदों को अगर डिफेक्ट करा के पास कराई जाए तो मेरा तो ख्याल है कि उसकी जो लीगैलिटी है वैसी फौत हो जाती है। ये तो एक ओनरशिप होती है ना कि लोगों ने अपनी फ्री विल से वोट किया, तो किसी ने डर के किया या पैसों से वोट भेज दिया, दोनों सूरत में उसकी लीगैलिटी जो है क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो क्या तरीका का दुनिया में क्या है इसके ऊपर? सर, इसमें ये जो वर्ड है लोटा और फ्लोर क्रॉसिंग, ये तो हमारे तो मुल्क में मेरा ख्याल है इस पे पीएचडी हो सकती है अब, जब से ये काम शुरू हो रहा है और ये कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन जो मैंडेट होता है, और हमारा, मैंने पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह विच शैल बी एक्साइड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव। अब जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव है, वंस ही इज़ चूजन,
तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का उसको डेलीगेट हो जाती पार के वो उसको कैसे यूज़ करता है। मैं 63A की पहले वाली जजमेंट के वो बिल्कुल डिफेंड नहीं करता, मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स के वो अगेंस्ट थी, लेकिन जिस तरीके से उसको अब जिस मौके पे और जिस तरीके से जजमेंट दी गई है ये सारे उसके रिपरकशंस हैं। मेरा ख्याल है कि इसको जो उसके अंदर डिफेक्शन है कि अगर वो पार्टी लाइन से अलावा देता है तो वो डिफेक्ट करने पे डी सीट हो जाएगा। डी सीट होने का मतलब है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाएगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूंसी वाले उसको री इलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उसके डिसीजन को उन्होंने अफर्म कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो इलेक्शन की शफाफियत भी क्वेश्चनेबल है कि वो वाकई विल ऑफ द पीपल किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी की रिफ्लेक्ट भी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और बदकिस्मती की बात ये है कि जो जमातें आज रूलिंग पार्टी है वो भी इसका शिकार नहीं है। जब वो हुकूमत में आते हैं तो उसको एज अ टूल यूज़ करते हैं, जब वो हुकूमत से बाहर ऑपोजिशन में बैठते हैं तो इसी चीज़ का वाविला मचाते हैं। तो हमें एज ए नेशन कुछ सीखने की ज़रूरत है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कानून के मुताबिक और फैसलों के मुताबिक हो, कोई हमारा मॉरल करैक्टर भी होना चाहिए जो हमें अपने रहनुमाओं में नज़र आना चाहिए। शाहिद जमील साहब, जो जजेस की तादाद है उसके ऊपर भी आप राय देना चाहेंगे कि 22 या 25 सुप्रीम कोर्ट में अगर की जाती है तो आपके ख्याल में दुरुस्त है? 59,000 पेंडिंग केसेस हैं, कर देनी चाहिए 22 या 25? नदीम साहब, मैं समझता हूँ कि तादाद बढ़ाने से नहीं होगा इसका कोई तदारुक। एक तो जो फाइलिंग है ये एक इतना बड़ा इशू है जिसको कोई भी माजरत के साथ, हमारे चौधरी इफ्तिखार साहब को अल्लाह ताला ने मौका दिया था, वहाँ से लेके जितने भी चीफ जस्टिस बने हैं आज तक, उन्होंने याहिया साहब से मैं अच्छे की एक्सपेक्ट करता हूँ, किसी ने भी इस इशू को एड्रेस नहीं किया कि रेडिकली हमने लिटिगेशन को कैसे एड्रेस करना है। पूरी दुनिया में जो उसका तरीका है वो फाइलिंग को कंट्रोल किया जाता है, उसके प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स होते हैं, और जो गलत केस फाइल करता है उस पे इतने डैमेजेस पड़ते हैं कि लोगों के घर बिक जाते हैं। इसलिए लोग अदालत में आने से डरते हैं गलत क्लेम लेके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो जजेस की तादाद में आप इजाफा करते जाएंगे तो वो रेलेवेंट तो नहीं है। वो दूध वाली मिसाल है कि जितने मर्जी उसके ऊपर चेक्स लगाते जाएंगे वो दूध और पतला होता जाएगा। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन की बात कोई करते हैं तो इन सब को बैठ के देखना चाहिए। मैं तो अपनी हाई कोर्ट में ये कहता था कि ये जो ICA इंट्रा कोर्ट अपील है इसको आप 100% कर दें कि हर फैसला सिंगल बेंच का जो है वो यहाँ पे ये अपील होगी। तो आप हर केस को सुप्रीम कोर्ट जो लेके जा रहे हैं, तो बलूचिस्तान से, सिंध से लोग उठ के इस्लामाबाद आएंगे, तो आप उसी हाई कोर्ट में एक एपलेट बेंच बना दें, वो दूसरे जज बैठ के उसको दोबारा से सुन लें। सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस आने चाहिए जिनकी कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस है और जिन डिसीजन की इम्प्लीकेशन जो है वो पूरे मुल्क पे होगी। अब किसी की प्रॉपर्टी का, 2 बंदों की प्रॉपर्टी का मसला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तादाद बढ़ा देंगे तो पीछे केसेस जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो ये इसका हल नहीं है। इसका हल है कि ये सीरियसली सारे बैठें सर जोड़ के, उसमें मैं जुडिशरी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कहता हूँ, और वो लेजिस्लेचर को बताए कि इसका ये हल है, इसको इस तरीके से हल किया जाए। तो ये तादाद बढ़ाना जो है ये तदारुक नहीं है। और माजरत के साथ ये मैं साहब से भी इस पे राय लूंगा। बैरिस्टर साहब, ये मेरे ख्याल में कुछ हुकूमत अपनी चॉइस बढ़ा रही है, चॉइस बढ़ा रही है कि वो ज़्यादा जजेस होंगे तो उनमें से बेंच बनाने के लिए चॉइस बेहतर हो जाएगी। ये बात आपकी ठीक है। ये एक सियासी नुक्ता नज़र मेरे ख्याल में यही है जो आपने आखिर में कहा कि उनको चॉइस ज़्यादा चाहिए पॉलिटिकल बेंचेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए। एक लेकिन जस्टिस शाहिद जमील साहब ने जो बात की है, केसेस की डिस्पोजल जो है वो मसला नहीं है, बताना चाहिए, पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें ठीक करनी।
सियासी जमातें इसके ऊपर क्यों नहीं अपना एक वर्किंग पेपर दें? आप पीटीआई वाले बहुत से एहतजाज भी करते हैं, सड़कों पे भी आते हैं, आप तजावीज़ क्यों नहीं देते, तामीरी तजावीज़ दें? देखिए इस पे बिल्कुल काम हो सकता है, मगर देखिए ना तब्दीली किधर से आती अली है। जफ़र साहब बैठे हुए हैं, सलमान राजा नहीं, साहब बैठे बिल्कुल हैं, हो आप खुद सकता है। बैरिस्टर हैं, मगर बैठे हैं, 3-4 लोग बैठे सर जोड़ के मगर निकालने को। ओवरऑल लीगल आपने सिस्टम को ओवरऑल करना है ना, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। एग्जेक्टिव की वर्किंग, पुलिस की वर्किंग, ये ओवरऑल पाकिस्तान को रिफॉर्म की ज़रूरत है। अगर गोरे के ज़माने के कवानीन चलाएंगे तो फिर यही होगा। हमारी आज तक हम सीपीसी के रिफॉर्म्स नहीं कर सके, ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर हम वही पुराना चला रहे हैं, मगर हमारा वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। हम नीचे वाली लिटिगेशन को देख ही नहीं रहे, हालांकि उसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जैसा आपने कहा कि अगर 60,000 भी केसेस हों, प्रॉपरली 2-2 जजेस के बेंचेस बैठे हुए हों, तो अगर दिन के 25 से 30 केसेस भी डिस्पोज ऑफ करें, ये बैकलॉग फारिग हो जाते हैं। मगर जो 22 लाख केस हमारे ओवरऑल सिस्टम पे बोझ बना हुआ है, उसको कोई नहीं देख रहा। और उसकी वजह से देखें आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोग लिटिगेशन अदालत में लाना ही नहीं चाह रहे, लोग अपने प्राइवेट स्कोर खुद सेटल कर रहे हैं, और ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल है, उस तरफ कोई नहीं देख रहा। राजा साहब, क्या इसके ऊपर कलेक्टिव एफर्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये हमेशा से जो लॉ रिफॉर्म्स एट एक्सटेंसिव लेवल, लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, वो बहुत वक्त की ज़रूरत है। और जिस तरह से जो क्लेम्स हैं या जो केसेस हैं उनमें जो फ्रिवलस लिटिगेशन है, सबसे बड़ी बात ये है। और डैमेजेस की जो रजीम है उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, और ये वाकई कलेक्टिवली ये काम करें। बल्कि मैं तो उनसे कहूँगा कि दे शुड अभी, अगर कोई गवर्नमेंट बात करती है और ये गए भी थे, तो दे शुड कम अप विद अ वेरी गुड प्रपोजल। हमारी लॉ मिनिस्टर जो हैं तारड़ साहब, वो भी इसके लिए बड़े पॉजिटिव हैं, बीइंग अ लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर हिमसेल्फ, वो भी चाहते हैं। और बाकी भी सबकी ये ख्वाहिश है कि ये फ्रिवलस लिटिगेशन का जो सिलसिला पाकिस्तान में है, ये अगर ख़त्म होगा, लोगों को, आम आदमी को इंसाफ मिलना क्योंकि इसके ऊपर पीटीआई वालों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप लोगों को अपना एक वर्किंग पेपर ड्राफ्ट मेरे ख्याल से उनके मंशूर में भी, सारी सियासी जमातों के मंशूर में ये बात है। तो करते नहीं है। कलेक्टिवली तो हम एक दफ़ा हमने एशियन बैंक से कर्जा लिया था 90 की दहाई के आखिर में, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम, उस वक्त हमने अदालतें दुलते बना के दफ्तर सीधे किए थे, उसके बाद फौत हो गए, बस सारा मकसद। उसके बाद काफ़ी कुछ गवर्नमेंट्स करती हैं, लेकिन फिर एक बार्स की तरफ से प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। वो मेरे ख्याल से बाहर के प्रेशर को भी ज़रा कंसिडर करना चाहिए, लोगों को, बार काउंसिल्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, बल्कि बाहर के नुमाइंदों को भी बुलाया जाता है ऐसी लिटिगेशन में, उनको लेजिस्लेशन में उनको भी बुलाया जाए कि वो भी आए, पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, सारे बैठ के। ये तो अवामी मसला है पूरी पाकिस्तानी कौम का, और लोग दुआएं देंगे जो भी पार्लियामान कर जाएंगे। जस्टिस शाहिद साहब, जो याहिया अफरीदी साहब का राइज़ है टू द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और अब दो सीनियर मोस्ट जजेस जो दोनों की बहुत अच्छी रिप्यूट है, जस्टिस मंसूर के मतलब तो मैंने सारों से ही अच्छे अल्फाज सुने, याहिया साहब के मतलब भी किसी ने कोई इख्तलाफी कलमात नहीं कहे, तो क्या तवक्को रखी जाए कि जो उम्मीदें इफ्तिखार चौधरी से जोड़ी गई थी, वो शायद ये लोग बैठें, कुछ ऐसा इनिशिएटिव लें, अदलिया के अंदर रिफॉर्म करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं पूरे सिस्टम? मेरे ख्याल में इस वक्त जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जिनको मैं जानता हूं और जिनके साथ मैंने काम किया है, इनके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है। जस्टिस याहिया साहब ने थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को इस तरह कैरी किया है कि वो बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं हुए, और उन्होंने अपनी ओपिनियन जो है उसको किसी सर्कमस्टांसेस से इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया। ये सारे प्रोफेशनल हैं और ये कर सकते हैं, लेकिन नदीम साहब, सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आप उसका माहौल तो पैदा करें। जब आप जजेस के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म और इस किस्म के माहौल में रहेंगे तो वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, मीडिया में डिफेंड करेंगे, पॉलिटिशियन से डिफेंड करेंगे कि लॉ रिफॉर्म्स की तरफ बैठेंगे और वो सोचेंगे। यही हाल हमारी हुकूमतों का होता है। हुकूमत अभी 2-2.5 साल की नहीं होती तो उसके जाने की और ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं, तो वो सारी की सारी उनकी एफर्ट अपने आप को बचाने में लग जाती है, इंस्टेड के आप एक सर्टन पीरियड दें। याहिया साहब आए हैं, आज आपने उनको 3 साल दें तो वो 3 साल में प्लान करेंगे कि मैंने किन किन इश्यूज को एड्रेस करना है। आज का इकदाम उनका जो है फुल कोर्ट बुलाना, दैट इज़ दी ओनली फोरम जहाँ पे बैठ के आप एक प्लान चेकआउट करें, आप एक अपना लाया अमल बनाएं कि आपने किन किन इशू को किस तरह एड्रेस करना है। तो मेरा ख्याल है अगर ये हमारी लेजिस्लेचर और हमारे सियासतदान और हमारा मीडिया ख़ास तौर पे उनको थोड़ी गुंजाइश दे
और थोड़ा सा उनको मेंटल पीस दे ताकि वो अपने काम के मुतल्लिक भी उस पर गौर कर सकें कि जुडिशरी के फंक्शन को और डिस्पोजल को और उसके मेयार को कैसे बुलंद किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और मैं सब क्लोजिंग रिमार्क्स लेने हैं। आप लोगों ने एहतजाज का भी जिक्र किया, आज एहतजाजी सियासत की तरफ जाएंगे, आपका जो इजलास चल रहा था, कब से एहतजाज शुरू करने हैं और किस वजह से करने हैं? अच्छा देखिए, पार्लिमानी पार्टी में बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और उन्होंने अपनी कुछ रिजेंटमेंट भी शो की कि हमें लूप में नहीं लिया जाता और एहतजाज की कॉल पहले अनाउंस कर दी जाती है, बाद में हमें पता चलता है। बुनियादी तौर पे देखें, आपके ड्राइविंग इंजन्स तो आपके MNAs MPAs हैं, उन्होंने ही कैरी करना है। तो इसमें यही इसी बात पे सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद थे, तो यही डिसाइड हुआ। तो अब पार्टी बैठेगी, डिलिब्रेट करेगी, कोई हाफ हार्टेड अटैम्प्ट नहीं होगी, जो भी होगी प्रॉपर उसे वर्कआउट किया जाएगा और जो किया जाएगा आइन के दायरा कार में कानून के मुताबिक रह के चीज़ों को प्लान आउट करके किया जाएगा। कुछ लोगों ने डी चौक की कॉल देना शुरू कर दी थी, तो राजा साहब ने उस पर ट्वीट की थी कि मैं अपने 250-300 लोगों को अंदर नहीं करवाऊंगा, पहले इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या फ़ायदेमंद है, फिर एहतजाज का सोचेंगे, तो फिर वो तरीकाकार होगा। और नहीं देखें, लेकिन एहतजाज की कॉल देगा कौन? ये किसी को ऑथोराइज किया गया कि कौन डिसाइड करेगा? देखें, फोरम्स हैं डिफरेंट, जैसे पार्लिमानी पार्टी अपनी रिकमेंडेशन देगी, कोर में जाएंगे, कोर में डिस्कस होएंगे और फिर अल्टीमेट अप्रूवल खान साहब से लेके उसको फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया। उमैर नियाज़ी साहब, मोहसिन साहब और जस्टिस शाहिद जमील साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।